आइए हम लोग ये हमारा ज्यामिति का परिचय वाला लेक्चर है। इसमें हम लोग ज्यामिति और ज्यामिति से संबंधित शब्दावली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शब्द आता है ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति। ज्यामिति हिंदी में ज्यामिति है और इंग्लिश में इसको जियोमेट्री कहते हैं। हिंदी में ज्यामिति है और इंग्लिश में इसको जियोमेट्री कहते हैं। दोनों क्या है, अपने जगह पे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ज्यामिति है, दो शब्द से बना हुआ है, ज्या और मिति। ज्या और मिति यानी ज्या मतलब होता है भुजा। ज्या मतलब क्या होता है, भुजा होता है। ज्या मतलब होता है भुजा और मिति मतलब होता है मापन। ठीक है, ज्या मतलब हो गया भुजा और मिति मतलब हो गया मापन। यानी गणित की वह शाखा, गणित का वह भाग जिसमें हम लोग भुजाओं के मापन से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं या भुजाओं के मापन से संबंधित परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर यह जो है, यह क्या है, इसके शब्द का मतलब है ज्यामिति, यानी कि ज्यामिति शब्द का मतलब हो गया भुजा का मापन, यानी कि भुजा के मापन से संबंधित, ये शब्द का मतलब हो गया। लेकिन ज्यामिति विषय को अगर हमको परिभाषित करना होगा तो हम लोग कहेंगे कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भुजाओं और कोणों से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, भुजाओं और कोणों से संबंधित तथ्यों और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। उस भाग को हम लोग ज्यामिति करते हैं। मतलब क्या हो गया कि गणित की वह शाखा, गणित का वह भाग जिसमें हम लोग भुजाओं और कोणों से संबंधित तथ्यों एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वह ज्यामिति कहलाती है। दूसरी ओर आइए जियोमेट्री। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन। मेट्री जो बना हुआ है मेट्रॉन से बना हुआ है। मेट्रॉन का मतलब ये होता है मापन और जियो का मतलब अर्थ यानी भूमि। यहाँ थोड़ा सा बदलाव आ गया कि भूमि का मापन, शब्द का मतलब क्या आ गया, भूमि का मापन। ठीक है, अब भूमि का मापन क्यों, तो भूमि का मापन के पीछे एक कहानी है कि पुराने समय में जो नील नदी के आसपास, अब चूंकि थोड़ा बहुत हम सब लोग इतिहास पढ़े हुए हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि सभ्यता का विकास कहाँ होता था, नदियों के किनारे होता था। क्यों, क्योंकि नदी जो होता था पानी देता था भोजन के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने पीने, हर काम के लिए, यहाँ तक कि यातायात के लिए भी नदी का ही उपयोग होता था और खेती उगाने के लिए भी पानी नदी से ही मिलता था। जानवरों को रखने के लिए, पानी पिलाने के लिए सब चीज नदी से मिलता था। इसलिए सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, नदियों किनारे हुआ। लेकिन क्या हुआ था, बारिश के समय में क्या होता था कि जो खेत अपने हिसाब से मिट्टी का दीवार बना के, मिट्टी का बाउंड्री बना के, मिट्टी का सीमा रेखा बना के लोग रखते थे, वह बारिश के समय में दह जाता था, बह जाता था पानी के साथ। तो बारिश के बाद सब लोगों को अपने अपने जगह पे पहुंचने में बहुत सारी परेशानी होती थी, अपना अपना जगह ढूंढने में परेशानी होती थी। तो वहाँ के लोगों ने सरल आकृतियों द्वारा उसको मापना सीखा, उसको व्यवस्थित करना सीखा और वहाँ से ये शब्द आया जियोमेट्री, यानी कि अर्थ का मापन, भूमि का मापन, इसलिए ये शब्द आया जियोमेट्री। लेकिन जब किताबी भाषा में इसको भी कहेंगे तो यह क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द branch of mathematics in which we study about figures, lines, angles and their relations। यानी कि हम लोग the branch of mathematics in which, मतलब मैथमेटिक्स का वह भाग जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया ज्योमेट्री का डिफिनीशन। अब आते हैं हमारे इससे संबंधित शब्दों के बारे में, शब्दावली के बारे में। सबसे पहला है बिंदु, यानी कि इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं, हिंदी में बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब पॉइंट या बिंदु है क्या, कहीं कहीं लिखा होता है ज्यामितीय आकृति। अब बिंदु आकृति कैसे हो सकती है, इसका कोई आकार प्रकार नहीं है। बिंदु क्या है, सिर्फ एक स्थान है। बिंदु क्या है, एक स्थान है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं कैपिटल लेटर इंग्लिश के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। यानी कि बिंदु स्थान है
इसके बाद क्या कर सकते हैं, अवधारणा है, यानी कि गणितीय या ज्यामितीय अवधारणा है। बिंदु, बिंदु क्या है, स्थान है, एक निश्चित है, एक जगह है जो निश्चित है। बिंदु क्या है, निश्चित है, एक चिन्ह है। ये सब क्या है, बिंदु का गुण हो गया। बिंदु के पास कोई भी मान नहीं है, यानी कि न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, स्थान है। यानी बिंदु क्या है, स्थान है, ज्यामितीय अवधारणा है। क्या कह सकते हैं इसको कि बिंदु एक ज्यामितीय अवधारणा है। बिंदु एक ज्यामितीय अवधारणा है जिसमें सिर्फ स्थान है, या जो सिर्फ स्थान को सूचित करता है। यानी कि बिंदु एक ज्यामितीय अवधारणा है जिसमें सिर्फ क्या है, स्थान है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु एक ज्यामितीय अवधारणा है जो किसी स्थान को सूचित करता है, एक निश्चित स्थान। मान लेते हैं कि यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, तो ये एक निश्चित स्थान हो गया और ये हमारी अवधारणा हो गई। अब आगे आते हैं, क्या है, रेखा। रेखा तो हम देखिए, अगर बिंदु को बिंदु से मिलाते चले गए, बिंदु को बिंदु से मिलाते चले गए, नया बिंदु मिलाया जा रहा है, 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 बहुत सारे मिला दिए, ठीक है, बहुत सारे मिला दिए, तो क्या हो गया, एक नया हमको एक आकृति जैसा एक दिख रहा है, एक बीमा दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। ये कैसे बना, बिंदुओं के समूह से, बिंदुओं के लगातार समूह से, अटूट है। क्या है, लाइन क्या है, रेखा क्या है, अटूट है, कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, वही रेखा है। अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, रेखा की कोई सीमा नहीं होती है। रेखा क्या है, अनंत है, रेखा हमारा अनंत है। उसके बाद अनिश्चित लंबाई का है, जब अनंत है तो इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक बीमा होता है, और वह बीमा कौन सी है, लंबाई होती है। लंबाई को हम लोग किस चीज में मापते हैं, लंबाई को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। ये सब लंबाई के मात्रक है, लंबाई को मापने की व्यवस्था है। इसको सूचित कैसे करते हैं हम लोग, दो अलग अलग बिंदुओं के ऊपर दोनों तरफ तीर दिखाकर सूचित करते हैं। यानी कि दो कैपिटल लेटर है ए बी के ऊपर एक लाइन खींचे, लाइन के दोनों तरफ तीर दिखा दिए, यह रेखा को सूचित करता है। दूसरा कैपिटल लेटर एम एल है, एम एल के ऊपर एक लाइन खींच दिए, एक तीर इधर दिखा दिए, एक तीर इधर दिखा दिए, यह क्या करता है, एक रेखा को सूचित करता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रेखा ए बी हो गया, ये रेखा एम एन हो गया। यहाँ पे हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये दो तीर है, यानी कि दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। ये बिंदु ये हो गया, ये बिंदु बी हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया। ये दोनों तरफ तीर होने का मतलब क्या हो गया, इसको दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो अनंत है, अनिश्चित लंबाई है, लंबाई कोई भी इसका निश्चित नहीं है, सिर्फ एक बीमा क्या है, लंबाई है, लेकिन कितनी है कुछ पता नहीं है। और चूंकि बिंदुओं का अटूट समूह, लगातार समूह है जिसमें कोई निश्चित नहीं है, इसमें बिंदुओं की संख्या अगर पूछी जाए तो अनंत बिंदुओं की संख्या हो सकती है। तो रेखा को परिभाषित करना होगा, लाइन को परिभाषित करना होगा, तो कैसे कहेंगे कि अनंत बिंदुओं का लगातार समूह को हम लोग रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे, अनंत बिंदुओं के लगातार समूह को हम लोग रेखा कहेंगे। अगर इंग्लिश में कहना होगा तो द कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, द कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, मतलब जो पॉइंट का कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। अब आइए हम देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का हिंदी तो होता है लाइन सेगमेंट। देख रहे हैं कि दो शब्दों से बना है, रेखा और खंड। रेखा और खंड मतलब रेखा का खंड, यानी कि रेखा का टुकड़ा। जब हम लोग रेखा को खंडित कर देते हैं तो उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। यानी कि कोई भी छोटा सा टुकड़ा एक रेखा का, उसको रेखाखंड कहेंगे। क्या क्या होता है इसमें, निश्चित लंबाई होती है। क्या होती है इसकी लंबाई, निश्चित होती है, क्योंकि एक टुकड़ा है। क्या है, रेखा का टुकड़ा है, इसकी लंबाई निश्चित होगी। दो अंत बिंदु, दोनों तरफ से बिंदु अंत होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम क्या दिखा रहे हैं, कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। इसमें देखिए एम एन में देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, यानी कि दो अंत बिंदु हो गया। एक बीमा, इसमें भी लंबाई हो गया, एक ही बीमा हो गया, यानी कि
इसको अगर हमको परिभाषित करना होगा तो कहेंगे ए पीस ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा के एक छोटे से टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। हिंदी में कहना हो तो रेखा के एक छोटे से टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं, जिसका दो अंत बिंदु होता है और जिसकी लंबाई निश्चित होती है। इंग्लिश में कहना हो तो द पीस ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट व्हिच हैज टू एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ। क्या कहेंगे? द पीस ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट व्हिच हैज टू फिक्स एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ। अब आते हैं रेखाखंड के बाद हमारा है किरण। किरण को इंग्लिश में रे भी कहते हैं, किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर है, ए बी है। एक बिंदु इसका निश्चित होता है और एक बिंदु क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये अनंत तक जा सकता है। एक बिंदु क्या होता है? निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनंत तक जा सकता है, यानी कि इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई भी क्या हो गई? अनिश्चित हो गई। एक तरफ का बिंदु निश्चित है, दूसरे तरफ का अनिश्चित है। इसके पास भी एक ही विमा है जो कि लंबाई है, जो कि अनंत है। ठीक है, तो रे को कैसे परिभाषित करेंगे कि ए टाइप दिस इज अ लाइन व्हिच हैज वन एंड फिक्स। अ लाइन व्हिच हैज वन एंड फिक्स इज कॉल्ड रे। मतलब एक लाइन, एक रेखा, एक वैसी रेखा जिसकी एक बिंदु को फिक्स कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो उस रेखा को हम लोग किरण कहेंगे। यानी कि वैसी रेखा जिसका एक बिंदु फिक्स हो, एक बिंदु निश्चित हो और दूसरे तरफ का बिंदु अनिश्चित हो, उसे हम लोग किरण कहेंगे। जिस तरफ तीर का चिन्ह होता है उस तरफ उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब रेखाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। अब रेखा जो है वह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह रेखा के प्रकार नहीं हुआ, रेखा के प्रकार आगे देखिए। अब रेखा प्रकार को भी हम लोग दो तरह से विभाजित करते हैं। पहला है बनावट, रचना या कंस्ट्रक्शन के आधार पे। ठीक है, बनावट कैसे बनती है रेखा, उसके आधार पे, या रचना के आधार पे, या कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तीनों का मतलब एक ही हुआ, अलग अलग जगह अलग शब्दों का प्रयोग होता है। सरल रेखा, सरल रेखा को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा को इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन, शब्द से ही क्लियर हो जाता है, शब्द से ही व्यवस्थित हो जाता है। सरल यानी कि बिल्कुल सीधा। बहुत जगह लिखा होता है सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, लेकिन देखिए जब भी परिभाषित कोई चीज को हम लोग करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग अगर परिभाषित करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस परिभाषा से उसके बारे में हमको लगभग पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो जाए। लेकिन सरल रेखा को अगर सीधी रेखा कहते हैं, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, तो फिर सीधी का क्या मतलब हुआ? सीधा को भी परिभाषित करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा? सीधा को भी परिभाषित करना पड़ेगा। तो इसलिए सीधी रेखा को सरल रेखा कहना उचित नहीं है। इसको अगर सही ढंग से परिभाषित किया जाए तो सरल रेखा वह रेखा है जो अपनी दिशा नहीं बदलती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या कहीं भी जाएगी तो वह दिशा नहीं बदलती है। यानी कि वैसी रेखा जो दिशा नहीं बदलती है उसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो अपनी दिशा कभी नहीं बदलती है उसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। इंग्लिश में कहना हो तो द लाइन who never changes its direction. The line that never changes its direction is called a straight line. The line which never changes its direction is called a straight line. यानी कि वैसा लाइन जो अपने डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करता है, कभी नहीं बदलता है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है वक्र रेखा, जिसको कर्व लाइन भी कहते हैं। कर्व लाइन क्या करती है? दिशा बदलती है। यानी कि वैसी रेखा जो अपनी दिशा बार बार बदलती है या दो से अधिक बार बदलती है उसको हम लोग कर्व रेखा या वक्र रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो अपनी दिशा बार बार बदलती है, जिधर मन हुआ उधर घूम गया, इधर सीधा, इधर ऐसे ऐसे करके जिधर मन हुआ उधर घूम गया, तो वैसी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। वह रेखा जो अपनी दिशा को दो या अधिक बार बदलती है उसको हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहना हो तो द लाइन which changes its direction 2 or more times is called curve line. A line which changes its direction 2 or more times is called curve line. ये दूसरा क्या है? पहला क्या था? इससे पहले हम लोग देखे थे कि रेखाओं के प्रकार जो कि बनावट या संरचना की दृष्टि से था। और दूसरा क्या है? स्थिति,
अवस्था या पोजीशन की दृष्टि से। ठीक है, जो भी रेखाएं स्थिति और अवस्था और पोजीशन की दृष्टि से इसका क्या प्रकार है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या है अभिलंब रेखाएं, क्या है अभिलंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि वैसा लाइन। देखिए अगर यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा आ गए। ठीक है, एक रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा है, दोनों तरफ अगर बराबर झुकाव है, देखिए ये झुकाव और ये झुकाव, दोनों तरफ अगर बराबर झुकाव है तो उसको हम लोग अभिलंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कि वैसी दो रेखाएं जब दोनों तरफ एक दूसरी रेखा के दोनों तरफ पहली रेखा का झुकाव अगर बराबर हो, ठीक है, दूसरी रेखा के दोनों तरफ पहली रेखा का झुकाव, ये जो रेखा है ये रेखा के तरफ इस रेखा का दोनों तरफ से झुकाव अगर बराबर है तो उसको अभिलंब रेखा कहेंगे। यानी कि वैसी रेखाएं जब दूसरी रेखा का झुकाव पहली रेखा के दोनों तरफ बराबर हो। ठीक है, वैसी रेखाएं जब पहली रेखा पर दूसरी रेखा का झुकाव दोनों तरफ बराबर हो तो उसको हम लोग अभिलंब रेखाएं कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ध्यान से देखिए, वैसी रेखाएं, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। वैसी रेखाएं जब पहली रेखा पर दूसरी रेखा, पहली रेखा पर दूसरी रेखा का दोनों तरफ झुकाव, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर झुकाव हो तब उस रेखाओं को हम लोग अभिलंब रेखाएं कहेंगे। अगर इंग्लिश में कहना हो तो those lines in which first line, second line is bent equally towards both sides of first line is called perpendicular lines। फिर से ध्यान दीजिए, those lines, दो लाइन है तो those प्लुरल हो गया, those lines in which second line is equally inclined, दोनों तरफ से equally inclined, इधर से भी इधर से भी equally inclined to the first line from the both ends is called perpendicular। ठीक है, बात समझे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है इसमें, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ठीक है, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ठीक, तो इसमें भी जब जैसे ही बहुवचन हो गया, रेखाएं है बहुवचन यानी कि एक से अधिक है, दो रेखाएं, एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है, क्या है लंबवत दूरी सभी जगह समान, लंबवत दूरी। अब लंबवत यहाँ पे लंब हम पढ़े हैं, यहाँ पे अभिलंब देखे हैं, यहीं से लंबवत आया है, यानी कि इन दो रेखाओं में हर एक बिंदु पर, इन दो रेखाओं में हर एक बिंदु पर लंबवत दूरी समान हो तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं कहेंगे। इन दो रेखाओं में हर एक जगहों पे लंबवत दूरी अगर समान हो तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं कहेंगे। यानी कि वे रेखाएं जिनमें हर एक बिंदु पर, वे रेखाएं जिनमें हर एक बिंदु पर जिनकी लंबवत दूरी बराबर हो उन्हें हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। वे रेखाएं जिनकी हर एक बिंदु पर लंबवत दूरी समान हो, चाहे यहाँ नापे चाहे यहाँ नापे चाहे यहाँ नापे, कहीं पे भी लंबवत दूरी अगर समान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, समांतर रेखाएं कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया कि जैसे ये बोर्ड हम लोग लिख रहे हैं तो बोर्ड का अगर आमने सामने का किनारा लेते हैं, बोर्ड का ये किनारा और ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा, दोनों किनारा क्या हुआ, आपस में समांतर है। रेलवे का पटरी, रेलवे लाइन का पटरी जो होता है जिसपे रेलवे चलती है, ट्रेन चलती है, वो भी क्या होता है, आपस में समांतर होता है। इसका एक और गुण है कि समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती है। समांतर रेखाएं क्या होती है, आपस में नहीं मिलती है, समांतर रेखाएं आपस में नहीं मिलती है। दो गुण हो गया, क्या हो गया कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, those line in which perpendicular distance is equal at each and every point is called parallel lines। those lines, वैसी रेखाएं, those lines in which, जिसमें perpendicular distance, लंबवत दूरी, is equal, जो कि समान है, at each and every point, सभी जगहों पे, सभी बिंदुओं पर, यानी कि those lines in which perpendicular distance is equal at each and every point is called parallel lines। There is no common points in
अर्थात वे कहीं भी नहीं मिलती। अब आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको हम लोग छेदी रेखाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ क्या है कि ये दो रेखाओं में, इन दोनों रेखाओं में क्या है, एक बिंदु कॉमन है। इन दोनों रेखाओं में क्या है, एक बिंदु कॉमन है, यानी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है और इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु या छेदन बिंदु भी कह सकते हैं। इस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु या छेदन बिंदु भी कह सकते हैं। तो और इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि क्लियर है कि जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो वे रेखाएं जब दो या अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है तो उन रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो या अधिक रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है तो उन्हें हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और वे रेखाएं जिन बिंदु पर मिलती है उन बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। When two or more lines meet at a point, then they are called intersecting lines. When two or more lines meet at a point, then they are called intersecting lines. The point at which they meet is called point of intersection. The point at which they meet is called point of intersection. संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं कौन सी होती है, संगामी रेखाएं, समवर्ती रेखाएं या कनकरेंट लाइन। वैसा लाइन, दो या दो से अधिक वैसा लाइन जो सभी एक ही बिंदु से गुजरे, यानी कि दो से अधिक लाइन, दो से अधिक क्या कहें, एक से अधिक लाइन, दो से अधिक लाइन, एक से अधिक तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी, दो से अधिक लाइन, दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से अगर गुजरती है, यहाँ पे दिख रहे हैं कई सारी रेखाएं लेकिन एक ही बिंदु से यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है, एक बिंदु यहाँ से गुजर रही है, दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं या समवर्ती रेखाएं कहते हैं। When two or more than two lines is passing through a point, then it is called concurrent lines. When more than two lines passing through a point are called concurrent lines. When more than two lines passing through a point, more than two यानी कि दो से ज्यादा, passing through a single point, एक ही पॉइंट से गुजरती है, are called concurrent lines. उसके बाद है त्रियक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। त्रियक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें क्या होता है कि एक रेखा दो रेखाओं को काटे, एक रेखा दो या अधिक रेखाओं को काटे तो उसको त्रियक रेखा कहते हैं। जब कोई रेखा दो या अधिक रेखाओं को एक साथ काटती है तो उन्हें त्रियक रेखा कहते हैं। When a line intersect two or more lines, then it is called transversal. When a line intersect two or more lines, then it is called a transversal. यानी कि एक रेखा दो या अधिक रेखाओं को काटे तो उसे हम लोग त्रियक रेखा कहते हैं। एक चीज है तल, सतह, प्लेन या सरफेस। तल, सतह, प्लेन या सरफेस, यानी कि यह क्या है, रेखाओं का समूह है। ठीक है, रेखाओं का समूह है। जैसे रेखा हमारा बिंदुओं का अटूट समूह है, वैसे ही तल जो है, सतह जो है, प्लेन जो है, सरफेस जो है, ये क्या है, रेखाओं का अटूट समूह है और अनंत है। एक प्लेन भी अनंत होता है। एक प्लेन का छोटा सा भाग एक हमारा यह बोर्ड हो सकता है, एक किताब का पन्ना हो सकता है, एक बिल्डिंग का छत हो सकता है, एक बिल्डिंग का नीचे का सरफेस हो सकता है, एक कोई भी कार्टून का डब्बा हो सकता है, ढक्कन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब एक छोटा भाग है। लेकिन प्लेन क्या होता है, सतह क्या होता है, अनंत होता है और वह क्या होता है, अनंत रेखाओं से बना होता है, अनंत सरल रेखाओं से बना होता है। उसे हम लोग प्लेन, सतह या तल कहते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े उनसे ही जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जो हमको याद
ध्यान रखनी पड़ती है, कभी भी इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग कभी भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। लिखा ही हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है, क्या क्या है सो देखिए। पहला, रेखाएं बहुत बिंदुओं से बनती है। ये तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक साथ इसको हम लोग क्या कर दिए, संग्रह कर दिए हैं कि रेखाएं बहुत बिंदुओं से बनती है। रेखाएं अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरा क्या है, दो अलग रेखाओं के मिलन बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। अभी हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा में देखे थे कि यहाँ पे जैसे ये और ये मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है उसको हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं या इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। उसके बाद समवर्ती रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। यहाँ पे हम लोग अभी तुरंत देखे हैं, समवर्ती रेखाएं क्या होता है, एक ही बिंदु से गुजरती है। आप देखिए अब और क्या है, एक बिंदु से अनंत समतल गुजरती है। एक बिंदु कहने का मतलब, मान लेते हैं कि यहाँ देखिए, अगर यह एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु से सपोज कि एक समतल ये गुजर गया, एक समतल ऐसे गुजर गया, एक समतल ऐसे कर करके बहुत सारा समतल गुजर सकता है। एक ही बिंदु से बहुत सारा अनंत समतल, ऐसे 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 बहुत सारे समतल एक ही बिंदु से गुजर सकते हैं, यानी कि एक बिंदु से होकर अनंत समतल गुजरती है। दूसरा क्या है कि एक समतल के बिंदुओं को समतलीय बिंदु कहते हैं, यानी कि जितनी सारी बिंदु एक समतल में आती है, मान लिया जाए क्या, मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ भी है, मान लिया जाए कि ये बोर्ड ही है, एक बोर्ड है, इस बोर्ड का क्या है, एक समतल है, या बोर्ड एक समतल है। इसमें जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतलीय बिंदु कहेंगे या तलीय बिंदु कहेंगे। समतलीय बिंदु या तलीय बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार एक समतल के सभी रेखाओं को समतलीय रेखाएं कहेंगे। जैसे कि इस तल में आने वाले सारे बिंदुओं को हम लोग समतलीय बिंदु कहेंगे, उसी प्रकार इस तल में आने वाली सभी रेखाओं को हम लोग समतलीय रेखाएं कहेंगे। यह एक तल है, इसमें जितनी बिंदु आएंगे, यहाँ 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 वहाँ कितनी सारे भी बिंदु आएंगे, सारे बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे, समतलीय बिंदु कहेंगे। उसी प्रकार अलग अलग अनगिनत रेखाएं हैं, उन सब रेखाओं को भी हम लोग समतलीय रेखाएं कहेंगे। उसके बाद क्या है, एक ही रेखा पर पड़ने वाली बिंदुओं को संरेख या संरेखीय बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं कि यह एक रेखा है, यहाँ पे हम एक रेखा खींच दिए, यहाँ पे एक रेखा खींच दिए, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अलग बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सभी बिंदुओं को हम लोग अलग अलग बिंदु जो है यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, बहुत सारे बिंदु है लेकिन दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सारे बिंदुओं को संरेख बिंदु बोलेंगे या इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। लिखेंगे द पॉइंट्स फॉलिंग ऑन अ लाइन, द पॉइंट्स फॉलिंग ऑन अ लाइन। ठीक है, वह पॉइंट्स जो एक ही रेखा पे आती है, उन सभी बिंदुओं को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं या संरेखीय बिंदु कहते हैं। द पॉइंट्स फॉलिंग ऑन अ लाइन इट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। अब देखिए कोण, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बिंदु के बारे में पढ़ा और रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब ये यहाँ पे इसमें हम लोग रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ना है हमको, तो अब कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो कोण हमारा क्या है, कोण का इंग्लिश क्या होता है, एंगल, कोण। ठीक है, कोण नहीं, कोण। ठीक, कोण, कोण होता क्या है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कब झुकाव होगा, जब किसी एक बिंदु से, जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती है, जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। दो किरणें एक बिंदु से गुजरती हैं या निकलती हैं, दो किरणें यहाँ से निकल रही है, OA और OB। ठीक है, OA और OB दो किरणें निकल रही है एक ही बिंदु O से, और इन दोनों के बीच में झुकाव बन रहा है क्या, AOB, और इस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। इस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। जहाँ पे O को जिस बिंदु पे दोनों किरणें मिलती है उस बिंदु को कोण का शीर्ष बोलते हैं। जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं, और
जो किरणें मिलकर उस कोण का निर्माण करती है उन किरणों को कोण का भुजा या कोण का बाहु कहते हैं। ठीक है, जो किरणें मिलकर कोण का निर्माण करती है उन किरणों को यहाँ पे OA और OB क्या है, भुजा और बाहु है, और बिंदु O इसका शीर्ष है। यानी कि when two rays starts from a common point and the bend so far is called angle. When two rays start from a common point, then the bend so far is called angle. The point common is called vertex, and the sides, the rays making the angles are called sides of the angle. The common point O is called vertex of the angle, and the line, the rays making the angle are called sides of the angles. अब यहाँ पे कोण है तो यहाँ से मापन भी शुरू होगा। जैसे लंबाई का मापन हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या और भी बहुत सारी इकाई में करते हैं, उसी प्रकार कोण के मापन के लिए भी इकाई बनाई हुई है। कोण की माप हम अंश या डिग्री में करते हैं, अंश या डिग्री में करते हैं। एक अंश क्या होता है, एक वृत्त का 360वां भाग होता है। एक अंश क्या होता है, अगर हम एक वृत्त का कोण जो होता है पूर्ण कोण वो 360 डिग्री का माना गया है, और उसका 160वां भाग उसका 360वां भाग जो है उसको हम लोग एक अंश या एक डिग्री हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पे एक अंश बराबर 60, ये जो चिन्ह है इसको मिनट पढ़ते हैं, तो एक अंश को भी हम लोग आगे चलकर छोटे छोटे इकाइयों में बांटते हैं। तो एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये दो चिन्ह है जिसको सेकेंड पढ़ते हैं। एक अंश बराबर 60 मिनट होता है और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो ये हमारा बंटवारा है। एक चीज और हम समझेंगे कि यह पूर्ण वृत्त के कोण को 360 डिग्री ही हम क्यों मानते हैं। तो हमारा जो गणित है बहुत ही शुरू से विकसित हुआ है, और उस समय विज्ञान उतना विकसित नहीं था, तो हम जो गणना करते थे पृथ्वी के एक साल में चक्कर को, उसको हम लोग 360 भागों में बांटते थे। क्या है, साल जो हमारा था वह 360 दिनों का होता था, 360 दिनों में मानते थे। और ऐसा माना जाता था कि एक दिन में चक्कर जितना काटती है पृथ्वी उसी को हम लोग एक अंश मानते थे, एक डिग्री मानते थे, और उसी के आधार पर समय का बंटवारा करते थे। इसीलिए यहाँ पे एक अंश बराबर 60 मिनट हो रहा है और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड हो रहा है। तो यह जो हमारा इकाई है यह कहाँ से आया है, हमारा पृथ्वी के चक्कर से आया है। बाद में विज्ञान अगर बढ़ा तो 365 दिन और 366 दिन किया गया, तो उसके हिसाब से इसको हम लोगों ने नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, कि 365 और 366 करते हैं तो फिर बांटने में हमको असुविधा होगी, गणना में असुविधा होगी। तो कोण को हमने वही पुरानी प्रचलन के आधार पे अभी तक करना जारी रखा है। कोण के प्रकार के बारे में लोग जानेंगे। कोण के प्रकार या टाइप ऑफ एंगल्स। अब कोण का प्रकार को भी दो तरह से बांटा गया है। एक बांटा गया है माप के अनुसार और दूसरा बांटा गया है स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे हमको माप के अनुसार पढ़ेंगे पहले। तो माप के अनुसार 6 तरह से बांटा गया है। सबसे पहला है न्यून कोण। न्यून का मतलब है छोटा, अंग्रेजी में एक्यूट एंगल। ठीक, न्यून का मतलब छोटा या एक्यूट एंगल, यानी कि जितना तरह का बांटा गया उसमें सबसे छोटा ये होता है। और माप के आधार पे है, तो माप क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये थीटा, ये क्या है, चिन्ह थीटा है। इससे क्या करते हैं, कोण के माप को दिखाते हैं। जैसे हम लोग अचर राशि के लिए, चर राशि के लिए x, y, z सब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कोण के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं। अचर कोण के लिए इसका मान बदलते रहता है, चर कोण के लिए। तो यहाँ पे जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसका चित्र लगभग इस तरह से रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी हो, इससे छोटा ये जो है ये हमारा समकोण है, इससे छोटा न्यून कोण होता है। यानी कि वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से
अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब दूसरा है समकोण या राइट एंगल, ठीक है, जिसकी माप यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के बाद। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ समकोण, सम मतलब बराबर कोण। अब ये क्यों लिखा हुआ है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पता चलेगा बराबर कोण ही क्यों कहता है या राइट एंगल क्यों कहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि अब उसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम इधर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखिए, तो जितना कोई इधर बनाएगा उतना ही कोण इधर बनाएगा, और अगर एक और खींच देते हैं तो उतना ही इधर और इतना ही उधर, चारों तरफ बराबर कोण बनाता है, इसलिए इसका नाम समकोण भी है। क्या है, इधर भी जितना उतना ही इधर, और अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो इधर भी उतना ही और उतना ही इधर ही, तो इसलिए इसको हम लोग समकोण कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। इसको कैसे मानेंगे कि यह 90 डिग्री है, तो यह पूरे कोण को 4 बराबर भागों में बांटता है। यह क्या किया, पूर्ण कोण को 4 बराबर भाग में बांटता है, इसलिए इसका नाम, इसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। 360 को 4 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो समकोण कौन सा कोण होता है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। The angle which measures 90 degree is called right angle, यानी कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तीसरा है हमारा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन ज्यादा किसके बाद आ रहा है, समकोण के बाद आ रहा है, यानी कि समकोण से ज्यादा, ठीक, समकोण से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम। यहाँ चित्र में भी दिख रहा है 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि वह कोण जिसकी माप 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180, द एंगल मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 and 180 is called obtuse angle, यानी वह कोण जिसकी माप 90 और 180 के बीच में हो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तीसरा है सरल कोण। सरल मतलब सीधा, अब सीधी रेखा से बना कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, यानी कि इसका माप कितना होता है 180 डिग्री। द एंगल मेजर्ड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल एंड इट मेजर्स 180 डिग्री। द एंगल made by straight line is called straight angle and it measures 180 degree। वह कोण जो सरल रेखा से बनती है, वह कोण एक सरल रेखा से बनती है, उस कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं और उसकी माप 180 डिग्री होती है। प्रतिवर्ती कोण, रिजिड कोण, बृहद कोण, यह तीनों एक ही कोण का नाम है। क्या है, प्रतिवर्ती कोण, रिजिड कोण, बृहद कोण, यह तीनों क्या है, एक ही कोण का माप है। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यह भी क्या है, अधिक कोण की तरह ही, यह अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। यह रिफ्लेक्स एंगल या रिजु कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। यह 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। इसका चित्र लगभग इस तरह का होता है। इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 and 360 is called reflex angle. The angle which measures between 180 and 360 is called reflex angle. यानी कि वह कोण जिसकी माप 180 से 360 के बीच में होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण या रिजु कोण या बृहद कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 180 से 360 के बीच में होता है उसे हम लोग रिजु कोण या बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण हम लोग कहते हैं। अगला हमारा है छठा
जो कि पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, नाम से ही स्पष्ट होता है कि पूर्ण कोण है, यानी कि पूरा है, यानी कि एक रेखा के चारों तरफ घुमा दीजिए, एक रेखा लीजिए उसको पूरा घुमा दीजिए चारों तरफ, तो वह पूर्ण कोण बनाएगा, उसकी माप 360 डिग्री होगी। द एंगल मेड बाय वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। द एंगल मेड बाय वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। मतलब एक रेखा को पूरा चारों तरफ एक चक्कर लगा देंगे तब जो कोण बनेगा उसको हम लोग पूर्ण कोण कहेंगे। यानी कि वह कोण जो किसी एक रेखा को या किरण को एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद बनता है, उस कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। क्योंकि पूरा चक्कर लग रहा है इसलिए पूर्ण कोण कहते हैं। और पूरा कोण हो गया, इसके बाद यह आगे ले जाएंगे तो फिर नया से शुरू हो जाएगा, इसलिए भी इसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। इसकी माप 360 डिग्री होती है। कोण के प्रकार में दूसरा हमको स्थिति के अनुसार देखना है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि कोण कैसे बना हुआ है, कैसे अवस्थित है, उसके आधार पे हम कोण के प्रकार देखेंगे। इसमें पहला है क्या, पूरक या कोटि पूरक, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। यानी कि जब θ1 + θ2 = 90 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तब उसको हम लोग पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। पूरक या कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर is equals to 90 degree then they are called complementary angles। दोनों एक साथ मिलके complementary angle हो जाएगा और अलग अलग एक दूसरे का complement होगा। θ1 θ2 का complement हो गया और θ2 θ1 का complement हो गया। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उन दोनों कोणों को कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उन दोनों कोणों को कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। अब उनमें से जैसे कि यहाँ पे θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री, तो उनमें से दोनों प्रत्येक का पूरक या कोटि पूरक कहलाता है। यानी कि θ1 का पूरक θ2 हो गया और θ2 का पूरक θ1 हो गया। जब भी हमको पूरक या कोटि पूरक की बात होगी, कहेगा किसी भी कोण का पूरक या कोटि पूरक निकालने का, हम लोग क्या करेंगे, पटाख से 90 माइनस वह कोण कर देंगे, जिसका मान निकालना है उसको 90 में से घटा देंगे, उसका पूरक अपने आप निकल जाएगा। x = 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, पूरक = 90 माइनस थीटा या कोटि पूरक = 90 माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार समपूरक में कुछ नहीं, थोड़ा बदल जाएगा, दोनों का योग 180 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। यानी कि जब दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो दोनों को आपस में संपूरक कहेंगे, दोनों एक दूसरे का संपूरक होगा और उस दोनों कोण को हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। When the measure of two angles is equals to 180 degree, then they are called supplementary angles and each of them is called supplement of each other. When sum of the measure of two angles is equals to 180 degree, then they are called supplementary angles and they are supplements of each other. तीसरा है आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पे क्या है, देखिए वनिश, शीर्ष और भुजा, कॉमन वर्टेक्स एंड साइड। यानी कि ऐसा कोण, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, इस पे एक लाइन इधर से आया है, एक लाइन इधर से आया है, तो देखिए यह कोण, यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए 1, इसका नाम रख दीजिए 2 और इधर से देखिए ये हो गया 3 और इधर से हो गया 4। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये कोण के लिए ये बिंदु है, ये कोण के लिए भी यही बिंदु है, बीच में एक भुजा है। यानी कि इस कोण 1 और कोण 2 में क्या है, बिंदु, शीर्ष बिंदु एक ही है और बीच की भुजा भी एक ही है। यानी कि दोनों 1 और
उसी प्रकार इधर से देखिए, यह जो कोण 3 और 4 है, इसके लिए क्या है, यह लाइन, यह भुजा उभयनिष्ठ है और यह बिंदु भी उभयनिष्ठ है, यानी कि 3 और 4 भी आपस में आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। यानी कि वैसा कोण, वैसा दो कोण जिसकी मध्य भुजा और जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उसको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। वैसा कोण जिसमें मध्य भुजा उभयनिष्ठ हो और जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उसको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। The two angles which middle are which common, the two angles which middle are which common and a vertex each common, then they are called adjacent angle. The angles which middle are each common, the angles which middle are each common and vertex each common are called adjacent angles. उसके बाद है रैखिक युग्म। उसके बाद क्या है हमारा, रैखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। या एक सीधी रेखा के दोनों तरफ बने कोणों को, एक सीधी रेखा पे कोई रेखा आता है, उसके दोनों तरफ बने कोण को हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं और इसका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमारा नीचे देख रहे हैं ये 180 डिग्री है, इस दोनों का योग भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, यानी कि इसको भी हम लोग संपूरक की तरह ही उपयोग करते हैं। रैखिक युग्म क्या कहता है, लीनियर पेयर क्या कहता है कि when a ray comes on a line, then the angle mid both side is the sum of 180 degree. When a ray meets a line, then the angle mid both sides of the ray are equals to the sum of the angles mid of both sides of the ray is equals to 180 degree. When a ray comes on a line या meets on a line, then sum of the angle mid both sides of the ray is 180 degree and the angles meets both sides of the ray is called linear pair। यानी कि अगर किसी रेखा पे कोई एक किरण आकर मिलती है तो उस किरण के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। अगर किसी रेखा पे कोई किरण आकर मिलती है तो उसके दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उन्हें हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख का मतलब देखिए, शीर्षाभिमुख देखिए दो शब्द सुना, शीर्ष जो अभिमुख माने कि जिसका शीर्ष सामने हो, आमने सामने। वर्टिकली अपोजिट यानी कि जिसका वर्टेक्स अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट, वैसे कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने का कोण जो होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख। यानी शीर्षाभिमुख कोण वह कोण है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण को इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। The angle oppositely formed when the two rays intersect each other, then it is called vertically opposite angle. The angle formed oppositely by intersecting two lines are called vertically opposite angles। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट वर्टेक्स पे बने कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और ये दोनों आपस
संगत कोण है। संगत कोण जानने के लिए पहले हमको यहाँ देखना भाई, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और इसको एक तिर्यक रेखा कट कर दे रही है। तो संगत कोण को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं। संगत कोण कौन सा होता है, एक ही तिर्यक के एक तरफ दोनों रेखाओं के ऊपर या नीचे बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक तिर्यक के एक ही ओर दोनों रेखाओं के ऊपर या नीचे बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। द एंगल फॉर वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, द एंगल फॉर वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल above or below the parallels are called corresponding angles. The angle for one side of a transversal, ध्यान दीजिए, the angle for one side of a transversal above or below, मतलब या तो ऊपर हो या नीचे हो, तो they are called corresponding angles। मतलब एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर समांतर रेखाओं के ऊपर या नीचे बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। एक तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा हो गई, एक ही तरफ दाहिने तरफ या बाएं तरफ समांतर रेखाओं के ऊपर या नीचे बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। अगर ऊपर वाला को लेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा और नीचे वाला को लेंगे तो 4 और 8 हो जाएगा। इधर लेंगे तो 2 और 6 होगा और 3 और 7 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ 1 5 2 6 3 7 4 8, ये सब आपस में संगत कोण है या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद है बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाह्य कोण क्या हो गया, समांतर रेखा के बाहर बने कोणों को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो समांतर रेखा के बाहरी तरफ बने कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो समांतर रेखाओं के बाहरी तरफ बने कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ पे 1 2 7 और 8 बाह्य कोण है। द एंगल्स फॉर्म आउटसाइड द पैरेलल्स are called exterior angles. The angles formed outside the parallels are called exterior angles. उसके बाद है आंतरिक कोण या अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच में बने कोणों को जब एक तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, तो समांतर रेखाओं के बीच में बने कोणों को हम लोग अंतःकोण या आंतरिक कोण कहते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो रेखाओं के बीच में बने कोणों को, इन चारों कोणों को हम लोग आंतरिक कोण या अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पैरेलल्स व्हेन a transversal intersect are called interior angles. The angles formed between the parallels when a transversal intersect the parallel are called interior angles. यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये सब क्या है, अंतःकोण है या इंटीरियर एंगल है। उसके बाद है एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स, तो अब यहाँ देखिए इसमें क्या है कि तिर्यक के विपरीत दिशाओं में, समांतर के अंदर तिर्यक के विपरीत दिशाओं में बने कोणों को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पे ये समांतर है, ये तिर्यक के विपरीत दिशा में 3 का 5 विपरीत, 4 का 6 विपरीत, तो समांतर के अंदर तिर्यक के विपरीत दिशाओं में बने कोणों को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। इसी समांतर के अंदर तिर्यक के विपरीत दिशाओं में बने कोणों को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। द एंगल्स फॉर्म opposite sides of a transversal inside a parallel are called alternate angles. The angles 3 and 5 4 and 6 form inside the parallels, ये दोनों पैरेलल के इनसाइड में, opposites of a transversal, इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट में। The angles form inside a parallel opposite of transversals
आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। एग्जांपल में क्या है, 3 और 5 एकांतर है और 4 और 6 एकांतर है या अल्टरनेट है। तो हम लोग रेखाओं पे आधारित प्रमेय या थ्योरम के बारे में जानेंगे। कितना थ्योरम है? 5 थ्योरम है। क्या क्या थ्योरम है? पहला प्रमेय क्या है? रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म क्या होता है? हम लोग पहले अभी तुरंत देखे हैं, पढ़े हैं। तो रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर जो भी होता है उसका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि उसके दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि एक अगर लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, तो इसके तरफ हम कितना भी कोण बना दिया जाए, कितना भी बना दिया जाए, सारे का योग 180 डिग्री होगा। इन सब कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये एक लाइन की तरफ जितना भी कोण बन जाए उसका योग 180 डिग्री होगा। उसके बाद दूसरा है संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। अभी हमने देखा संगत कोण के बारे में जाना है। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तीसरा है एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। एकांतर कोण युग्म यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। चौथा है क्रमागत अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। क्रमागत अंतःकोण के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, वहां पे रह गया था, देख लेते हैं क्या होता है क्रमागत अंतःकोण। तो ये और ये आपस में, ये दोनों क्रमागत अंतःकोण है, इसका योग 180 डिग्री होता है और इधर वाला इस दोनों का भी योग 180 डिग्री होता है। इस दोनों को इसको क्रमागत अंतःकोण बोलेंगे, इसको क्रमागत अंतःकोण बोलेंगे, या इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो इस दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बिंदु है तो इसके चारों तरफ जितना भी कोण बना दिया जाए, सबका अलग अलग योग, सब इसके चारों तरफ बने कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो सभी कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा।